नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस के सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो कानून के प्रावधान हैं उनको सम्मिलित किया गया है और यह आजकल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में और आरएस प्री में भी आजकल इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो मैं आपको इसकी एक विस्तृत नॉलेज देना चाहता हूं जिससे अपन को इस टॉपिक को बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार ही अपन ऐसा पढ़ लें कि अपन को दोबारा किसी कॉपी या रजिस्टर्ड या किसी बुक को बार बार इधर से उधर जाने की अपन को आवश्यकता नहीं पड़े। तो हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। आपको वो सभी चीज़ें बताएंगे जो एक कानून की प्रक्रिया में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या धाराएं होती हैं, क्या अध्याय होता है, क्या कानून होता है, क्या विधि होती है, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है। इन सभी से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके पेपर में आने लायक हैं, वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करूँगा भारतीय दंड संहिता। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विधि या कानून क्या होता है। जब हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी कि कानून क्या होता, कानून की किताब को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा विधि या कानून। जिसे इंग्लिश में लॉज भी बोलते हैं। देखिए, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों की जो संहिता होती है उसको विधि या कानून कहते हैं। उसमें मनुष्य के अधिकार भी सम्मिलित हैं और मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी कानून है कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करे, वो अपराध करता है तो उसको क्या सज़ा मिले, या फिर उसके खुद के क्या क्या अधिकार हैं जिससे वो अपने जो जीवन जीने का अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी अधिकार एक नियमों के तहत सभी को दिए गए हैं। तो उस नियमों की संहिता को कानून या विधि कहा जाता है। अब ये विधि और कानून संहिता दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौलिक विधि और दूसरी होती है प्रक्रिया विधि। कानून को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। जो अपने सब्जेक्ट में है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये मौलिक विधि के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता यह मौलिक विधि के अंतर्गत आती है। और जो प्रक्रिया विधि है जो महत्वपूर्ण है वो है सीआरपीसी, जिसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए, इसमें मौलिक विधि में दो अन्य पार्ट और भी होते हैं और प्रक्रिया विधि के भी दो अन्य पार्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ यही दो महत्वपूर्ण बातें हैं, भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें भी महत्वपूर्ण भारतीय दंड संहिता ही है, दंड प्रक्रिया संहिता अपने सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए और एक अपन को एक नॉलेज होनी चाहिए कि किसी प्रकार को कोई कानून है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से, जैसे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि उसको कौन गिरफ्तार कर सकता है, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ क्या क्या सलूक किया जाए, उसे कितने दिन में कोर्ट में पेश किया जाए, फिर उसकी जमानत कैसे होगी, रिहा कैसे होगा, उसको पुलिस किस प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश करेगी। ये सभी चीज़ें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में। और भारतीय दंड संहिता में आपको बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब अपराध करता है वो किस प्रकार का अपराध है। तो जितने प्रकार के अपराध होते हैं, चाहे वो चोरी है, मौत है, बलात्कार है, लूट है, डकैती है, इन सभी की परिभाषा कि ये होती क्या है और अपराध की परिभाषा बताने के बाद उन अपराधों के लिए क्या सज़ा दी गई है इस कानून में, वो भारतीय दंड संहिता में आप लोगों को बताई गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में वही चीज़ें हैं कि जैसे चोरी है तो चोरी कोई किसी के साथ घटना घटित हुई तो एक व्यक्ति तो वो हो गया जिसके साथ घटना घटित हुई है और एक व्यक्ति वो हो गया जिसने घटना कारित की है।
तो पुलिस क्या होती है कि दो प्रकार से जांच करती है कि भाई जिसका सामान चला गया उसके साथ किस प्रकार की जांच करनी है, क्या क्या सामान चला गया, एक किसने चोरी किया उसके साथ क्या क्या किस प्रकार की जांच करनी है, वो प्रक्रिया संहिता में आती है। चोर को गिरफ्तार किया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया, फिर उसको न्यायालय में पेश करने के बाद उसकी जमानत हुई या नहीं हुई, कितने दिन तक उसकी जमानत होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें प्रक्रिया में आती हैं। भारतीय दंड संहिता में सिर्फ आपको अपराध और अपराध की परिभाषाएं और उनमें क्या क्या सज़ा दी गई हैं वो सभी बातें भारतीय दंड संहिता में बताई गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भारतीय दंड संहिता का जो निर्माण हुआ है ये 1860 में हुआ था, लेकिन 1860 से पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इसका निर्माण हुआ है। वो हमारे बेसिक इतिहास में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। वो अपने संविधान के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह हैं, उन सब से संबंधित हैं। तो हम उन सभी प्रक्रियाओं को जानेंगे किस प्रकार से हमारी भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ। इसको भारतीय दंड संहिता का निर्माण करने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, किन्होंने इनका निर्माण किया, कौन कौन इनके सदस्य थे, वो सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में पहले राजाओं का शासन रहा है। राजाओं के अपने नियम थे। उनके नियम ऐसे होते थे कि जिस प्रकार का अपराध किया उसको उसी प्रकार की सज़ा दी जाए। अगर किसी ने आर्थिक प्रकार का अपराध किया तो उसको आर्थिक प्रकार की सज़ा दे दी। किसी ने लड़ाई के दौरान किसी का हाथ टूट गया तो उसका भी हाथ तोड़ दिया उसकी, या फिर किसी की आँख फूट गई तो उसकी भी आँख फूट गई। इसी प्रकार से पहले इतिहास में सजाओं का प्रावधान राजाओं के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनमें अनेक प्रकार के सुधार होते रहे हैं। अब भारत में आप जैसे कि जानते हैं कि 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी के अंदर यहाँ पर एक ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। ये एक व्यापारिक कंपनी थी। जो लगभग 1765 में एक शासकीय कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो गई, रूपांतरित हो गई। शासकीय कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे कुछ लोग मिलकर चलाते थे, उसको 1765 ईस्वी में ब्रिटेन ने अपने अधिकार में ले लिया और वहाँ की महारानी साहिबा ने इस शासकीय कंपनी के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया और इसके लिए कुछ नियम बनाने स्टार्ट किए। अपने जो भारतीय दंड संहिता के नियम हैं और आज जो वर्तमान में भारत में जो कानून लागू हुए हैं या फिर जो बहुत सारे नियम चल रहे हैं, उनकी प्रक्रिया लगभग यहीं से स्टार्ट होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो एक प्रकार का पहला कानून था अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में शासन करने के लिए बनाया गया था। आप सभी की नॉलेज में होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में आपने जिसको फोर्ट विलियम बोलते हैं, फोर्ट विलियम, जिसका वर्तमान में नाम कलकत्ता है, वहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ये सभी चीज़ें आपने संविधान में पढ़ी होगी। जब संविधान पढ़ाते हैं तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था और भारत में सबसे पहले न्यायालय की स्थापना जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इसी प्रकार धीरे धीरे कानून में संशोधन होता रहा। 1773 के बाद 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद 1793 में एक और चार्टर आया, उसके बाद 1833 में और एक चार्टर आया। जो 1833 का जो चार्टर है वो हमारी भारतीय दंड संहिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर के रूप में अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जो दंड प्रक्रिया संहिता जो भारत में आज वर्तमान रूप में चली आ रही है,
इसका जो शुभारंभ आप मान सकते हैं कि वो 1773 से था, जो कि जो ब्रिटेन में जो राजा थे उन्होंने अपनी कंपनी को एक शासकीय रूप देने के लिए, यहाँ पे भारत में शासन करने के लिए पहले कानून का निर्माण आप उसे समझ सकते हैं। जिसकी कानून के निर्माण की प्रक्रिया के लिए उन्होंने सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के अंदर बनाया। अब 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, दोस्तों यह रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कानून निर्माण, विधि निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यही वो एक्ट था जिसमें पहली बार विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो विलियम बेंटिंक थे, विलियम बेंटिंक थे, इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब क्या होता था कि भारत में इससे पहले कि आपने जैसे देखा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी, तो वहाँ पे जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने जो कानूनों का निर्माण किया वो इस प्रकार से किया कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो हिंदू व्यक्ति हुआ करते थे उन पे अगर किसी प्रकार का कानून, तो हिंदू विधि के तहत कानून का निर्माण किया गया था। और जो मुस्लिम्स थे जैसे हैदराबाद, बंगाल में, और वहाँ पे मुस्लिम लॉ उन्होंने, अंग्रेज़ों ने लागू कर रखा था। जो किसी प्रकार का निर्णय या कोई फैसला लिया जाता था किसी अपराध के संबंध में, तो मुस्लिमों के संबंध में मुस्लिमों के हिसाब से लिया जाता था, हिंदुओं के संबंध में हिंदुओं के हिसाब से लिया जाता था। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती चली। तो लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया कि क्यों ना पूरे भारत के लिए एक विधान, जैसे एक संविधान का निर्माण किया जाए, सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था हो। तो विलियम बेंटिंक ने सबसे पहले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में पहला विधि आयोग 1834 में विलियम बेंटिंक के समय में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का असली शुभारंभ यहीं से होता है, इसलिए लॉर्ड मैकाले को भारतीय कानून का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले को भारतीय कानून का जनक कहा जाता है। विलियम बेंटिंक जो उस समय गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत के भी पहले गवर्नर जनरल थे, 1833 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो लॉर्ड मैकाले के सुझाव पे एक विधि आयोग का गठन किया गया कि आप पूरे भारत के लिए एक कानून का निर्माण कीजिए जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो और सभी अपराधों के लिए सभी को समान सज़ा मिले। इसलिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के कानून निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ भी यहाँ से होता है। इस विधि आयोग में कुल 4 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। 1834 का प्रथम विधि आयोग। आजकल एग्जाम्स में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और ये वैसे भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारा कानून बना है, तो प्रथम विधि आयोग के द्वारा ही वहाँ से शुभारंभ हुआ था, तो इसकी नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। अन्य 3 और सदस्य हैं जो इनके साथ में आते हैं। पहला तो है एंडरसन,
दूसरा है मिलेट, और तीसरा है मैक्लियोड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी चूक मत करना। भारत का प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। 3 अन्य सदस्य थे, एंडरसन, मिलेट और मैक्लियोड। विधि आयोग बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो इनकी अध्यक्षता में भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में एक आयोग का गठन किया और इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भारत के लिए एक ऐसे कानून का निर्माण कीजिए जो संपूर्ण भारत के लिए एक ही हो। 1834 के बाद इन लोगों ने 1846 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने पूरे भारत के सभी जो हिंदू जो कानून को जानते थे, जो मुस्लिम कानून को जानते थे, विदेशों में भी नेपोलियन का इन्होंने भी संविधान पढ़ा और लुसियाना का भी इन्होंने कानून का अध्ययन किया। सभी कानूनों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संस्कृति के हिसाब से, मुस्लिम संस्कृति के हिसाब से इन्होंने एक कानून की प्रक्रिया को पूरे को ध्यान रखते हुए एक कानून का निर्माण किया और 1846 में इन्होंने वो कानून सौंप दिया। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद इस पे 1-2 बार विचार हुआ, हल्के हल्के इस पे संशोधन होने लगे। संशोधन होने के बाद जब दूसरा विधि आयोग गठित हुआ 1834 के बाद, दूसरा विधि आयोग, दूसरे विधि आयोग के जो बैथ्यून और पिकॉक, जो ये 2 नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, बैथ्यून और पिकॉक, बैथ्यून और पिकॉक। ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें कुछ संशोधन किए और संशोधन करने के बाद 1856 में इनको विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। इतने साल ठंडे बस्ते में रहने के बाद पुनः बैथ्यून और पिकॉक 2 सदस्यों ने इनमें कुछ संशोधन किए और संशोधन करने के बाद इनको पुनः विधान परिषद में प्रस्तुत किया, जिसे विधान परिषद ने स्वीकार कर लिया। और 1860 में ये जो विधेयक था ये स्वीकृत कर लिया गया। इसलिए अपन जब लिखते हैं तो लिखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में। 1860 में ये जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया थी ये कंप्लीट हो गई, लेकिन इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 में। लागू कब किया गया दोस्तों? इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 में। 1 जनवरी 1862 में इसको लागू किया गया। लागू करने के बाद पूरे देश में यही लागू है। मैं आपको और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय जो दंड संहिता है इसमें अंग्रेजों के समय से आज तक विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहे हैं। वर्तमान में इसमें 23 अध्याय, इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। ये और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपनी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। आप विश्वास करिए, जो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जितने प्रकार के अपराध आपके दिमाग में आते होंगे उन सभी अपराधों के बारे में इन धाराओं और इन अध्यायों में जिक्र किया हुआ है और उनसे संबंधित उनकी परिभाषा और उनमें जो सजाएं दी गई हैं वो सभी इनमें समाहित हैं। भारत का जो दंड संहिता है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी है। भारत की दंड संहिता पूरे विश्व में सबसे बड़ी संहिता है, सबसे विस्तृत संहिता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत और सबसे बड़ी। तो अब तक हमारी इम्पोर्टेंट बातें यही निकल के आई कि सर्वोच्च न्यायालय जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित की गई थी, उसके बाद भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई।
समय के अंतराल के बाद विभिन्न प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट आते रहे, जिसके तहत अंग्रेजों ने भारत में शासन स्टार्ट किया। हर एक्ट के साथ संशोधन होते रहे। धीरे धीरे संशोधन होने के बाद विलियम बेंटिंग जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, उन्होंने लॉर्ड मैकाले के सुझाव पे कि भारत में सिर्फ एक प्रकार के कानून होने चाहिए, ये नहीं कि मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, अंग्रेजों के लिए अलग, सभी के लिए एक समान प्रक्रिया, समान दंड संहिता होनी चाहिए। तो उसकी अध्यक्षता में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग 1834 में गठित किया। 1834 में गठित करने के बाद आपको बताना चाहूँगा इसके 3 अन्य सदस्य थे। 3 सदस्य थे, मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट थे। चारों ने मिलकर इसका विस्तृत अध्ययन किया, भारतीय संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, और भी अन्य जाके अपने जो नेपोलियन और लुसियाना के जो कानून जो पहले बने हुए थे उनका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और भारत के लिए एक विस्तृत रूप से अध्ययन करके एक पूरा कागज तैयार किया और एक भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। लेकिन भारतीय इस पर किसी ने विशेष गौर नहीं किया और इस बात को ठंडे बस्ते में पटक दिया। उसके बाद इसमें फिर कुछ संशोधन हुए, फिर बैथ्यून और पिकॉक ने इसमें कुछ संशोधन के बाद 1856 को विधान परिषद में इसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद 1860 में ये विधेयक पारित हो गया और 1 जनवरी 1862 से पूरे भारत में ये लागू हो गया। दोस्तों, इसमें कुल 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं, सभी प्रकार के अपराध और उनसे संबंधित सजाओं के बारे में इसमें विस्तार से विवरण दिया हुआ है। तो आज हमने ये बेसिक्स पढ़ा कि कानून क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको विधि या कानून कहते हैं। वो 2 प्रकार की होती हैं, प्रक्रिया विधि होती है, एक मौलिक विधि होती है। आपकी जो भारतीय दंड संहिता है ये मौलिक विधि का पार्ट है। इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। 1860 में ये विधान परिषद में पारित हुआ था, 1862 में ये लागू हुआ था। इसको प्रथम बनाने वाले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले भारत के कानून के जनक कहे जाते हैं। विलियम बेंटिंग के समय में उनकी प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। इनके अन्य 3 सदस्य और थे, एंडरसन, मैक्लियोड और मिलेट। और आपको बताना चाहूँगा टोटल 23 अध्याय, 511 धाराएँ। इसके बाद जो महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित जो धाराएं, जो कुल 511 धाराएं हैं, इन्हीं में वो धाराएं समाहित हैं जो महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित है, जिनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और एक एक धारा को आपको समझाएंगे कि उनका मतलब क्या होता है। महिला एवं बाल अपराध धारा को आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।